गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप मेरी शक्ल नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें केवल साउंड है, ठीक है ना, और वीडियो मैंने ऑफ किया हुआ है। इंग्लिश में एक कहावत है, नेम ऑफ द गेम। ये भी ऐसे इडियम है, नेम ऑफ द गेम। तो ये जो अपन करते हैं, क्या कहते हैं इसको, इडियम फ्रेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी एक इडियम है, नेम ऑफ द गेम। इसका तो होता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जैसे मैं भी आपको कह रहा हूँ कि मैं वीडियो नहीं दे रहा हूँ, केवल आप साउंड सुनोगे और आप लोगों को हंसी आएगी। लेकिन मेरा मेन क्या है, ये साउंड वाले वीडियो को ना मैं शर्ट उतार के बना सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो मैं अगर इस नेम ऑफ द गेम को स्टार्ट करूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैं ऐसे कहूँगा द नेम ऑफ द गेम इज एडेप्टेशन। एडेप्टेशन समझते हो? अपने आप को बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से चेंज करना। अभी पूरी अपनी लाइफ भी अडेप्ट हो रखी है। देखो, आप बाहर जा नहीं सकते हैं, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इसका ये थोड़ी कि ज़िंदगी बंद हो जाएगी। आप पढ़ भी रहे हो, है ना, ऑनलाइन क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं, तो इसको कहते हैं, इसको ऐसे यूज़ करो, नेम ऑफ द गेम इज एडेप्टेशन। आप ऐसे ठीक है। कोई बंदा पॉलिटिक्स में है और कहेगा यार पॉलिटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो उस पार्टी का चुनाव करना जो जीते, चुनाव जीते। लोग आप भूल गए अभी प्रिंसिपल्स और ये और वो। द नेम ऑफ द गेम इज टू चूज द राइट पार्टी टू ज्वाइन। तो इसी को कहते हैं नेम ऑफ द गेम, ठीक है। बॉलीवुड में सफल कैसे हुआ जाता है, तो मैं कहूँगा द नेम ऑफ द गेम इज बिल्डिंग राइट कनेक्शंस। राइट कनेक्शन वाला ये भी आपको आना चाहिए, नेम ऑफ द गेम। हाँ, प्रॉपर ईडियम है। पिछला जो हमने ईडियम का सेशन किया था, तो उसमें कुछ ईडियम्स बचे हुए थे, तो वो मैं आपको करवा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अनयूजुअल भी हैं। जैसे ये भी अनयूजुअल है, बी आउट ऑन वंस ईयर, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है टू बी फायर्ड, टू गेट द एक्स, टू गेट द बूट। ये इसका मीनिंग है। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये इसका अर्थ है, ठीक है। और इसको सेंटेंस कैसे बनाओगे मैं आपको बना के देता हूँ, ठीक है। एक लड़के ने मेरे दोस्त को कहा, जो कहीं काम करता था, तो उसने कहा इफ़ यू डू नॉट स्टॉप, वो थोड़ा बेईमानी कर रहा था, तो उसके दोस्त ने कहा इफ़ यू डू नॉट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग, ठीक है। अगर तेने वो बंद नहीं किया जो तू कर रहा है, कॉमा, यू विल बी आउट ऑन योर ईयर्स। ये हो गया अपने बात। ऑन योर ईयर भी कह सकते हो, ये तो नहीं कहना, ईयर ही कहना है। उसका भी लॉजिक बताता हूँ, थोड़ा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। ये तो बड़ा मुश्किल होता है कई बार। एक आदमी बीमारी कर रहा था, बॉस ने उसको पकड़ा, उठा के बाहर धक्का मार के बाहर निकाल दिया। तो जब धक्का मार के जाएगा तो एक ही साइड में गिरेगा ना, कनपट्टी के, तो इसलिए इसमें ईयर्स नहीं हो सकता ना, है पॉसिबल। अगर मैं किसी को धक्का दूँ, पट को बाहर निकल यहाँ से आपका, और वो ज़मीन पे गिर गया, लंबा लेट गया, और उसका जो चेहरे का एक भाग है वो ज़मीन पे लगा हुआ है, तो फिर यहाँ पर ईयर ही आएगा ना, दोनों ईयर्स तो नहीं आ सकते। ये कह रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट रखोगे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सेंटेंस था कि इफ़ यू डू नॉट स्टॉप व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी आउट ऑन योर ईयर। तो कान के बल ऑन द मुंह गिरेगा, ये थोड़ा चेंज है, बस ये फ़र्क है, ठीक है। ऑन द मुंह करने के लिए टू फॉल फ्लैट ऑन वंस फेस होता है, ठीक है। ये भी एक इडियम है। इसका मीनिंग होता है कि ऑन द मुंह गिरना। ऑन द मुंह सोचते हो सचमुची का भी ऐसे कोई आदमी स्लिप हुआ बेचारा, ही स्टम्बल्ड ऑन अ स्टोन एंड ही फेल फ्लैट ऑन हिज फेस, और मुंह के बल आके गिरा, तो कीचड़ बता मिट्टी तो मुंह भर गया पूरा। He stumbled against a stone on the road and fell flat on his face. तो ये इसका इस्तेमाल हो गया। आई होप कि सबको समझ आ गया आपका। बाकी सब ये कोई ठीक नहीं है, ठीक है। और इसका मीनिंग होता है बी फायर्ड, बी डिसमिस्ड या बी फायर्ड, गेट द एक्स,
ठीक है, टू गेट द बूट, सब इसके सिनोनिम्स हैं। ठीक है, आपका टू बी सैक्ड, इतने सारे आपने एक साथ याद करने हैं इसको। आई होप कि आपको सबको समझ आ गया। ही वॉज फायर्ड बिकॉज ही वॉज डिसऑनेस्ट। ठीक है, ही गॉट द एक्स, दैट्स राइट। एक्स मतलब कुल्हाड़ी होता है, तो उसका कनेक्शन कट गया अपनी कंपनी या दुकान की जहाँ भी काम कर रहा था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फ्रेज इज टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। ये बड़ा सुंदर फ्रेज है, और इसका मैंने बताया आपको कि इडियम्स का जनरली मीनिंग वो नहीं होता है जो उनका लिटरल मीनिंग होता है कि दुनिया में आग थोड़ा लगा रहे हो, ध्यान रखना। इसका अर्थ होता है टू अचीव फेम, प्रसिद्ध हो जाना आप। ठीक है, बड़ा सुंदर है, टू बिकम फेमस। एक एक्टर ने या एक्ट्रेस ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया, और आपने कहा आफ्टर ईयर और 2 शी इज़ गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। ये बहुत फेमस होने वाली है। ठीक है, तो कैसे कहोगे? इन ईयर और 2, ये भी एक तरह का फ्रेज है बच्चों। इन ईयर और 2 का अर्थ होता है 1-2 वर्षों में। इन ईयर और 2 शी इज गोइंग टू सेट द वर्ल्ड ऑन फायर। हिंदी में भी कहते हैं ना, आग लगा देगी, तो वो वाला आग लगाना हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसमें फ्रेज में आओ, मैं इसको आपको रेड भी कर देता हूँ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में आओ एक्लिसिस हील में। ये मैंने ऑफलाइन क्लासेस में कई बार कराया और बहुत कॉमन है, इतना कॉमन हो गया इट हैज़ बिकम अ क्लीशे। क्लीशे समझते हो बच्चों? कोई भी फ्रेज हो बार बार इस्तेमाल कर करके बोरिंग हो गया, स्टीरियोटाइप हो गया, हैकनीड हो गया है। कितने वर्ड इस्तेमाल कर लिए मैंने, ये इतनी बार इस्तेमाल हो गया है कि दिस फ्रेम हैज़ बिकम अ क्लीशे। क्लीशे वो होता है, ये फ्रेंच वर्ड है जो इंग्लिश फाइल हो चुका है, तो ऊपर जो नुक्का लगा हुआ ना ई के ऊपर, ये एक्सेंट मार्क है जो आपको लिखते समय टाइप नहीं कर सकता आप। आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। क्लीशे, हैकनीड। ठीक है, और ये क्या मैंने बोला भूल गया। ठीक है, आपका इट हैज़ बिकम अ क्लीशे, इट हैज़ बिकम हैकनीड, इट हैज़ बिकम बोरिंग बिकॉज इट हैज़ बीन ओवर यूज्ड। तो ये एक्लिसिस हील भी ऐसे ही हो गया। ठीक है, इतनी बार इस्तेमाल हो गया है कि अब ये क्लीशे बन गया है। ठीक है, ना एक्लिसिस हील का तो होता है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी, ये इसका मीनिंग होता है। मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी एक्लिसिस की। मैंने कहा था ये ग्रीक के अंदर जैसे अपने यहाँ है बहुत सारे क्या कहते हैं पौराणिक कथाएं होती हैं, तो वहाँ भी बहुत सारी हैं। तो ऐसा उसमें कहीं लिखा हुआ है एक्लिसिस इसकी कि एक्लिसिस की माँ ने भगवान से प्रार्थना की अपनी बेटी की, हाँ ना, दीर्घायु के लिए, फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ सन ही प्रेड टू द गॉड। है ना, इसको कैसे कहोगे इस बच्चों? सी प्रेड अ लॉट, ठीक है ना, फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ हर सन। तो अपनी बेटी की दीर्घायु के लिए उसने खूब प्रार्थनाएं की प्रभु से। हाँ, और फिर एक दिन प्रभु प्रसन्न हो गए और बोला मांग क्या मांगती है? तो माँ तो यही मांगेगी कि भगवान मेरी बेटी को अमर बना दो, मेक माई सन इमॉर्टल। ये उसने मांगा। क्या बोला उसने अपने भगवान जी को? मेक माई सन इमॉर्टल, ये तो बोलोगे, है ना। तो फिर भगवान ने कहा, ये भगवान का शब्द है, बीट सो, ऐसा ही हो, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त है? कि तेने तेरे बेटे को जाके इस नदी में एक डुबकी लगवानी है। ठीक है आप, ठीक है आप, टेक योर सन टू दिस रिवर एंड गिव हिम अ डिप। ठीक है, इसको एक डुबकी लगवा दो। ठीक है, तो उसने कहा ठीक है प्रभु, धन्यवाद आपका। तो बेटी को लेके गई और नदी में उसने, बेटा छोटा ही रहा होगा, 1.5-2 साल का शायद, तो उसने डुबकी लगवाई उसका टखना पहन के, टखना पकड़ के, हील पकड़ के। समझ आएगा ना आपका? तो क्या हुआ कि नदी का पानी ने उसके शरीर को छुआ, तो शरीर तो उसका वज्र जैसा हो गया, बहुत ही मजबूत, है ना, लेकिन वो टखना कमज़ोर रह गया। किसी को पता थोड़ी था ना, माँ ने किसी को बताया नहीं। और वो लड़का बड़ा हुआ, ठीक है, ही बिकेम अ वॉरियर, तो बहुत बड़ा वॉरियर बन गया वो, किसी के काबू ना आए, कोई इसको मार ना सके, तो लोग परेशान हो गए। ऐसा होता ना,
फिर किसी को पता लग गया, पता नहीं माँ ने कभी अपनी सहेली से बात की होगी, कहा भी होगा उसको, है ना आपका, कि कीप दिस सीक्रेट टू योर सेल्फ। ये भी एक फ्रेज है, कीप दिस सीक्रेट टू योर सेल्फ। इसका अर्थ होता है कि इस सीक्रेट को, इस गुप्त बात को अपने तक ही रखना। एक उसने कहीं बता दिया होगा, तो फैलती फैलती बात पहुंच गई, और एक युद्ध में जब लोगों को पता लगा कि इसका टखना कमज़ोर है, जैसे उसका था ना आपका महाभारत में, ठीक है ना किस्सा, वैसे ही जब पता पड़ा दुर्योधन को कि इसका ये कमज़ोर है, इसका भीम को, तो दुर्योधन का उसने जांग फाड़ दी। तो कुछ ऐसे ही हुआ। ये ऐसी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, ठीक है। इनको पौराणिक कथाओं कहते हैं, मिथोलॉजिकल स्टोरीज। मिथोलॉजिकल, माइथो नहीं कहना है इसको, मिथोलॉजिकल। These are all mythological, sorry. These are all mythological stories. सही है या नहीं है, nobody can say, ठीक है। ये वैसे बना हुआ तो मिथ से ही है। मिथ ये हिंदी से निकला हुआ है, मिथ्या, जो बात सही नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं मानना आपने, लेकिन इंग्लिश में इसका मीनिंग आपका मिथ्या ही है, गलत। जैसे बड़ा सुंदर वर्ड है, मैं तो कभी चाहता हूँ कि आपका एकदम फ्री पढ़ाया जाए, कोई जरूर नहीं है कि इसी सब्जेक्ट तक अपने आप को सीमित रखा जाए, लेकिन वो भी करना जरूरी होता है। लेकिन कोई वर्ड आ जाता है तो वो भी आपने समझना है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सेंटेंस दूं कि ये गलत बात थी, गलत धारणा, इज कॉल्ड मिथ, कि लड़कियां जो है फाइटर जेट्स नहीं उड़ा सकती, लेकिन आप तो उड़ा रही हैं। बात कर रहा हूँ आपसे, इट वॉज अ मिथ that girls cannot fly, ठीक है ना आपका, jets, but now this myth has been broken, ये तोड़ दी गई है, and now, ठीक है, now girls are flying all types of जेट्स, सब तरह के जेट उड़ा रही हैं, ठीक है। आपको चाहे बॉम्बर्स हों, इंटरसेप्टर्स हों, ठीक है ना आपका, फाइटर्स हों, फाइटर जेट्स हों, ये मिथ हो गया, ठीक है। मिथ का मतलब गलत धारणा, ठीक है। तो बड़ा हो गया, फिर लोगों ने उसके पाँव पे तीर मारा, शायद या कुछ मारा होगा, तो वो मर गया, ठीक है ना। तो वो सबसे आपकी एकमात्र कमजोरी, दैट्स राइट। तो कोई भी आपकी एकमात्र कमजोरी हो, किसी ने कहा मैथ्स इज माई एक्लिसिस हील, हो गया आप लोग, तो बोलते रहा करो बच्चों, इसको सब आ जाएगा आपको, ठीक है। ये मेरा कमजोरी है एकमात्र, बाकी मेरे सब ठीक है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जीके सब है, बस मैथ्स गड़बड़ है। मैथ्स इज माई एक्लिसिस हील। इसका उल्टा होता है फोर्टे। फोर्टे का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ये फोर्ट से फोर्ट बना हुआ है, फोर्ट, फोर्ट समझते हो, किला, तो किला मजबूती का सिंबल है। फोर्ट इज सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, तो इससे आपने याद रखना फोर्टे। तो फोर्टे का अर्थ होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ठीक है। तो किसी ने कहा इंग्लिश इज माई फोर्टे बट मैथ्स इज माई एक्लिसिस हील। आई होप इट इज क्लियर। नाउ लेट अस नाउ मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज व्हिच इज आल्सो वेरी नाइस। टू रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स। लॉरेल्स आर योर अचीवमेंट्स। कोई पूछा आपको, ये अकेला भी आपको आना चाहिए। लॉरेल्स का अर्थ होता है बिग अचीवमेंट्स, ठीक है ना आपका, बिग एकम्प्लिशमेंट्स, जो आपने दुनिया में हासिल किए, बड़ी बड़ी उपलब्धियां, उनको कहते हैं एकम्प्लिशमेंट्स, ठीक है। लेकिन उनके ऊपर रेस्ट करने का अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपने पास्ट अचीवमेंट से ही सेटिस्फाइड हो और अभी आपने नया करना बंद कर दिया है। इसमें आर्ग्यूमेंट पॉइंट, आपने बड़ी उपलब्धियां हासिल की, लेकिन और ज़्यादा उपलब्धि हासिल करने का काम आपका जारी रहना चाहिए। बट इफ यू से दैट ही इज रेस्टिंग ऑन हिज लॉरेल्स, इसका मतलब उसने बड़ी अचीवमेंट हासिल की तो हैं, लेकिन अब वो आगे कुछ भी प्रयास नहीं कर रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इसका मीनिंग होगा टू बी सेटिस्फाइड विथ पास्ट अचीवमेंट्स। समझे आप? आई होप कि क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। फिर आपको कह रहा हूँ, एक तो लॉरेल्स का आपने ध्यान रखना है। लॉरेल्स मीन्स आपकी बड़ी उपलब्धियाँ, जो अपनी बड़ी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं। एंड इफ यू आर रेस्टिंग ऑन योर लॉरेल्स, इट मीन्स जो आपकी पास की उपलब्धियां हैं, ठीक है,
तो वो तो आपने हासिल कर लिया, लेकिन आप और अधिक उपलब्धियां हासिल करना अभी उसकी आप कोशिश नहीं कर रहे हो, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए, ठीक है। तो एक आदमी जिसने बहुत बड़ी बड़ी अचीव की है, ठीक है, और उसको अपन कहें कि यार कि अभी और अचीव करने की कोशिश करो, आप तो कैपेबल हो, आपके अंदर ये कैपेबिलिटी है, यू कैन अचीव मोर, यू शुड नॉट रेस्ट ऑन योर लॉरेल्स के बहुत कर लिया है, ठीक है, यू शुड नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट। तो ये एक्चुअली ये इफ समबडी इज रेस्टिंग ऑन हिज लॉरेल्स इट शोज हिज कॉम्प्लेसेंसी, ध्यान आपका। हाँ, ये कई बार एग्जाम में फिल्म में भी आया है, ठीक है। इफ अ पर्सन इज रेस्टिंग ऑन हिज लॉरेल्स, ठीक है ना, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेसेंसी। आप कॉम्प्लेसेंट हो गए हो कि मैंने बहुत अचीव कर लिया है, ठीक है। तो कॉम्प्लेसेंट नहीं बनना। कॉम्प्लेसेंट का अर्थ होता है आप संतुष्ट हो गए, बस मुझे और आप अधिक करने की आवश्यकता नहीं है, इसका एडजेक्टिव बनता है कॉम्प्लेसेंट। प्री पास कर लिया, कॉम्प्लेसेंट हो गए, मेंस में फेल हो गए, क्या फायदा हुआ। A student should not become complacent until he achieves his final goal. फाइनल गोल होता है उसका टू गेट अ गुड जॉब। छोटा जॉब मिल गया, उसमें कॉम्प्लेसेंट हो गए, पूरी जिंदगी उसमें निकल जाएगी। ये भी सुंदर सा फ्रेज है, बड़ा सिंपल है, तो इसमें ज़्यादा कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ़ यू आर एट योर विट्स एंड, इसका अर्थ होता है कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूँगा, मतलब इतनी सारी मुसीबतें। देखो कई बार क्या है, इसका यूँ देखा जाए तो लिटरल मीनिंग होता है यू आर कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, लेकिन ये आपको टेस्ट किया गया है कि आपको इसका भी अर्थ निकालना आता है कि नहीं आता है। ओवरवेल्म विथ डिफ़िकल्टी, जब आपके सामने बहुत सारी दिक्कतें आती हैं तब आपके समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो इस सेंटेंस का इस ईडियम का जो आपका ऑप्शन है उसको जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। अगर सिंपल होता है टू बी इन ए कन्फ्यूज स्टेट तो बहुत आसान हो जाता है। अगर ये ऐसे होता है ऑप्शन टू बी इन अ कन्फ्यूज स्टेट, ठीक है, बहुत ही कन्फ्यूजन है उसकी ज़िंदगी में, वो समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। विट्स करता बुद्धिमानी, और आप बुद्धिमानी के अंतिम छोर में आगे हो तो इसका अर्थ होगा आपको आगे सोचने की आपके अंदर क्षमता नहीं है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, ठीक है। लेकिन इसका भी मीनिंग सेम है, ओवरवेल्म विद डिफ़िकल्टीज। इफ समबडी इज ओवरवेल्म विद डिफ़िकल्टीज, उसकी ज़िंदगी में इतनी सारी डिफ़िकल्टीज आ रखी हैं कि वो कंफ्यूज है कि आगे क्या करें। तो कभी कभी हायर लेवल के एग्ज़ाम्स में ध्यान रखना बच्चों, ये आपको समझना होता है, अदरवाइज़ इसका अर्थ आपका नहीं निकल पाएगा। अब समझ आ गया आपका, ठीक है। और अगर आप ओवरवेल्म्ड हो डिफ़िकल्टी के साथ में, ये वर्ड जो है नेगेटिव नहीं है। अगर आप आपके बहुत खुशी हो रही है तो मैं यही कहूँगा ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ हैप्पीनेस, ये भी जानना आप, ही वॉज ओवरवेल्म्ड विथ हैप्पीनेस, ये भी हो सकता है। ध्यान रखना आपका, ऐसा नहीं कि अपने ओवरवेल्म नेगेटिव नहीं है, किसी चीज़ की मात्रा को ज़्यादा बताता है, ठीक है आपका। कहते हैं ना कि दिस पार्टी वॉन द इलेक्शन, दिस पार्टी वॉन द इलेक्शन, बड़ा सुंदर वर्ड है, विथ ओवरवेलमिंग मेजोरिटी। तो एक कैसी मेजोरिटी थी, बहुत बड़ी मेजोरिटी थी, हल्की फुल्की नहीं थी आप, ठीक है। इट वॉज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री, अ लैंडस्लाइड विक्ट्री। ये भी सब इडियोमेटिक यूज़ है शब्दों का। तो ये बहुत अच्छा सा फ्रेज है बच्चों, तो इसको कीजिए आपका, मैंने इसको रेड कर दिया है, आप समझ आ गया होगा, ठीक है आपका। और कभी कभी ओवरवेल्म को अकेले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक आदमी को कोई प्राइज़ मिला और ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड दैट ही कुड नॉट स्पीक। तो इसका अर्थ क्या हुआ, उसके अंदर इतने इमोशंस इकट्ठे हो गए, वो रुमासा हो गया कि बोल नहीं पाया। तो ये सब के प्रयोग हैं शब्दों के, मैं ये भी लिख देता हूँ आपको, ठीक है ना आपको। ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड, लिखा हुआ नहीं किस चीज़ से, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, आगे सेंटेंस के संदर्भ से पता लग जाएगा कि इसमें बहुत सारे, ये बहुत भावुक हो गया था। ही वॉज सो ओवरवेल्म्ड दैट ही कुड नॉट स्पीक अ वर्ड। तो क्या हुआ होगा, तो उसके मन में इतने सारे इमोशंस आ गए, हैप्पीनेस के होंगे, दुख के भी हो सकते हैं, कि एक शब्द उसके मुंह से नहीं निकला। तो मैंने ओवरवेल्म के भी आपको प्रयोग बता दिए हैं,
तो आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, अब फ्लैश इन द पैन, फ्लैश फ्लैश का तो होता बच्चों एक लपट उठती है, लपट समझते हो, लपट, एक आग की लपट, ठीक है ना। जैसे कोई अगर कोई छौंक लगा रहा है इसमें पैन में, बहुत तेज जब गैस बनती है तेल, तो ऊपर एकदम आग लग जाती है, एक आग का लपट उठती है, ठीक है। लेकिन ये बार बार तो नहीं उठती है, आप एक बार उठी और शांत हो गई, और उठने देंगे भी नहीं आप, या तो उसको उतार देंगे, उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, कुछ ना कुछ करेंगे ना आप। तो इसका ये मीनिंग है, इसका मीनिंग होता है सक्सेस दैट इज़ नॉट रिपीटेड। बड़ा सुंदर फ्रेज है, और जो मैं आप समझा रहा हूँ उसी तरह से आपने इसको समझना है, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं जो कह समझाया आपको, एक बैट्समैन ने आते ही सेंचुरी मारी, ठीक है आप, और उसके बाद में खास परफॉर्मेंस उसकी नहीं रही, तो यही कहूँगा आपका कि इस लास्ट परफॉर्मेंस वाज अ फ्लैश इन द पैन। अब चाहे वो परफॉर्मेंस आपकी किसी एग्ज़ाम में हो, और या फिर किसी गेम्स स्पोर्ट्स में हो, फिल्मों के अंदर काम करने की हो, गाना गाने की हो, कुछ भी हो सकता है आपका। तो मैं ऐसे कहूँगा इस लास्ट परफॉर्मेंस, अब परफॉर्मेंस किसी भी चीज़ में हो सकती है, was a flash in the pan, was a flash in the pan। मेरे समझ आगे बच्चों को नहीं आया, ठीक है। तो उदाहरण जो मैंने दिया वो भी ध्यान रखना कि आप कुछ चीज़ बना रहे हो, छौंक रहे हो, और तेज़ गर्मी होती है, एकदम ऊपर से आग लग भी देखा होगा चाइनीज़ रेस्टोरेंट वगैरह में, तो वो खूब पकाते हैं, तेज़ आंच में पकाते हैं, तो थोड़ी सी आग लग जाती है, तो वो लगी थोड़ी रहती है, ठीक है ना। एक बार झम से लगे आग, और फट अपने आप ही बुझ जाती है, आप ना भी बुझाओ तभी बुझ जाएगी आप, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है, और वो बार बार रिपीट नहीं होती है। तो ऐसी कोई अच्छी परफॉर्मेंस जो वापस रिपीट ना हो, तो उसको कहते हैं कि हिज लास्ट परफॉर्मेंस वॉज अ फ्लैश इन द पैन। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट परफॉर्मेंस तो उसकी शानदार थी, लेकिन उसके बाद में ऐसी परफॉर्मेंस वो रिपीट नहीं कर पाया, उसको वो दोहरा नहीं पाया। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए अब अगले फ्रेज पे आओ, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट फ्रेज है, और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टू सेट द कैट अमंग पिजन्स। अगर आप बिल्ली को पिजन्स के बीच में डाल दोगे तो क्या होगा, मुझे बताना। इनको देख के देखें नीचे चलो, तो ऑब्वियस द रूल्स तो है नहीं, टू बी कंप्लीटली कंट्रोल हो नहीं सकता आपका, टू अलाउ सिचुएशन रिमेन अनडिस्टर्ब्ड। कई बार आप फ्रेजेस के अर्थों को निकाल सकते हो एलिमिनेट करके, ऑप्शंस को एलिमिनेट करो। और सेट द कैट अमंग द पिजन्स का अर्थ होता है कि कबूतरों के बीच में बिल्ली को रख देना। तो ये रख दोगे तो क्या ओबे रूल्स होगा? नहीं। क्या सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी? नहीं। क्या सिचुएशन अनडिस्टर्ब्ड रहेगी? मतलब अनडिस्टर्ब रहने का मतलब शांत रहना है ना, कि नहीं रहेगी। तो आंसर वही हो गया ये वाला, टू कॉज ट्रबल। तो व्हेन यू सेट द कैट अमंग द पिजन्स इट विल कॉज ट्रबल, ठीक है। इसका फिगरेटिव अर्थ होता है एंड पीपल विल गेट एंग्री, कि ऐसा तुमने क्यों किया, गलत काम कर दिया तुम लोगों ने। तो आप कई फ्रेजेस का अर्थ आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप आ जाओ नेक्स्ट पे, टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। और ये स्पिल्ट है, स्प्लिट नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। ये भी कई बार स्पिल जो है ना, स्पिल का थर्ड फॉर्म है। स्पिल एक रेगुलर वर्ब भी है, इसकी फॉर्म ये है स्पिल, स्पिल्ड, स्पिल्ड, ठीक है। और ये भी है स्पिल का मतलब वो क्या होता है, गिराना, और इसका सेकंड फॉर्म स्पिल्ट भी है और थर्ड फॉर्म आपका स्पिल्ट भी है, दोनों फॉर्म है इसके, ठीक है। गिराना, स्पिल, ठीक है। और मैं अगर आप चाय पिए तो मेरे नीचे कारपेट लगी हुई, मैं कहूँगा डोंट, प्लीज डू नॉट स्पिल टी ऑन द कारपेट, ठीक है। प्लीज डू नॉट स्पिल टी ऑन द कारपेट। टी आपके हाथ में वो इसलिए दा लगा है, कारपेट नीचे पाँव में है इसलिए पर्टिकुलर है, ठीक है। अब मीनिंग क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग ये हो गया, जैसे कहता है ना आपका जब दूध गिर गया है तो आप उसके ऊपर क्या पछताना, मुझे बताओ आप, पहले ध्यान रखना चाहिए था आपका। तो एक लड़के ने मेहनत की नहीं है, फेल हो गया, फेल तो होना ही था ना, वो कह रहा है परेशान है, तो उसकी माँ ने कहा, भैया ने कहा, पापा ने कहा, देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। अब दूध गिर गया है, फेल हो गए हो आप, अब तो उसको पछताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो बेकार है, ठीक है।
अभी से तैयारी करना शुरू कर दो अच्छी। इसका मीनिंग है टू रिग्रेट यूजलेसली। अब आई होप इट इज़ क्लियर, बहुत सिंपल है। ओके, ये भी फ्रेज बहुत शानदार है। और इफ समबडी इज वेट बिहाइंड द ईयर्स ही इज इनएक्सपीरियंस, ठीक है ना। आपका इसका मीनिंग होता है इनएक्सपीरियंस, जिसको कोई किसी भी तरह का एक्सपीरियंस ना हो, ठीक है। एक ने कहा इसको अपनी टीम में ले ले, मैं कहा नहीं यार, ही इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, ही हैज नो एक्सपीरियंस, ही इज अ रूकी। रूकी समझते हो, रिक्रूट है वो, ही इज अ रूकी, ही इज अ नोविस, ही इज अ टायरो, ठीक है। इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, अ ग्रीन हॉर्न, सब फ्रेज आने चाहिए आपको। तो ये सारे चीज़ जिनके लिए कहोगे आप, ही इज अ रूकी, ही इज अ नोविस, ही इज अ टायरो, ही इज अ ग्रीन हॉर्न, इन सब का मीनिंग होता है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। ही हैज़ नो एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए। जब बच्चा पैदा होता है उसके कान के पीछे गिला रहता है, उस कंसेप्ट से ये फ्रेज बना हुआ है, इज वेट बिहाइंड द ईयर्स, ठीक है। इट मीन्स ही हैज़ नो एक्सपीरियंस एंड आई नीड एन एक्सपीरियंस पर्सन इन माई टीम। एनीवे, बीटिंग बहुत कॉमन है, दिस इज ऑल्सो अ क्लीशे, दिस इज बिकम बीटिंग अबाउट द बुश, ठीक है। यानी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप तो कर नहीं रहे हो, ये इसका मीनिंग सिंपल सा है। जब हम हिंदी में कहते हैं इधर उधर मत हमको यार, ठीक है। ये गया वो कह रहे काम की बात बता, काम हुआ कि नहीं हुआ बाकी रहने दे, ठीक है ना। स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी द फैक्ट्स। बोलो कैसे, क्या कहोगे, स्टॉप इधर उधर के हाँगना, स्टॉप बीटिंग अबाउट द बुश एंड टेल मी द ट्रुथ। सच बता दे बस, इधर उधर हाँगना छोड़। सिंपल सा है, तो मैं भी इसमें ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करूँगा। नेक्स्ट फ्रेज है ऑल हेल ब्रोक लूज, दैट्स राइट। इसका मतलब कयामत, जैसे क्या हिंदी में क्या कहते हैं उसको, कयामत आ जाना, कयामत आ जाना, दैट्स राइट। चारों तरफ शोर शराबा है, डिसऑर्डर है, कैओस है, ये इसका मीनिंग हो गया। एक लड़का, उसके पापा थे नहीं, तो उसने एक पापा की कार ली और अपने दोस्तों के साथ बाजार चला गया। फिर उसने कहीं बाजार में कार ठोक दी और उसने कहा यार आफत हो गई, ये तो ठीक तो हो जाएगा, लेकिन अभी टाइम भी तो नहीं है, टाइम भी तो नहीं है। वैसे आते ही पापा कार चलाएंगे नहीं, ये भी फैक्ट है, क्योंकि अपनी वो बाइक लेके जाते हैं ऑफिस, तो कार कभी कभी ले जाते हैं, लेकिन यार क्या करें। तो उसने अगर पापा को पता लग गया ना मैंने उनकी कार ठोक दी है, ठीक है ना आपको, तो ऑल हेल विल ब्रोक लूज, ठीक है। तो अब टेंस के हिसाब चेंज कर लो। इफ आई से इफ ही फाइंड्स आउट, और पता लगेगा कार ठुकी हुई है, ज़्यादा तो नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत है। इफ ही फाइंड्स आउट दैट आई क्रैश्ड हिज कार, कॉमा ऑल हेल विल ब्रेक लूज। ब्रेक लूज का तो होता है बस कायमत आ जाएगी इधर ना, फिर पता नहीं क्या क्या करेंगे, डंडा लेके मेरे को ठोकेंगे। बड़ा सुंदर फ्रेज है, ठीक है ना। तो ये सुंदर सुंदर फ्रेजेस हैं, सबसे सिंपल है। अप्रोर का अर्थ होता है शोर, जहाँ शोर होगा वहाँ डिसऑर्डर भी होगा, अव्यवस्था होगी, ठीक है। बाकी सब बेकार है, मतलब ऑप्शन जो है वो नहीं है। रिजॉइसिंग तो हो नहीं सकता आपका, रिजॉइसिंग मतलब आपका खुशी, हैप्पीनेस, दैट्स राइट, ठीक है। 30 तक करेंगे हाँ बच्चों, आप बाकी के इसमें और भी हैं, बाद में करेंगे। ये भी सिंपल है, पोर कोल्ड वाटर ऑन इट या ऑन समथिंग। इसका मीनिंग होता है डिस्करेज करना। ठंडा पानी है तो जोश तो आएगा नहीं, तो एनकरेज तो होगा नहीं। फाइंड फॉल्ट फ्रेज है, बढ़िया सा, किसी गलतियाँ निकालना, अच्छी तरह मेंशन करना। इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विथ मी या इन माई वर्क, इम्प्रूव इसका कोई सेंस नहीं है, ठीक है। तो एक लड़के ने बड़ा अच्छा सा प्लान बनाया कागज़ पे और पापा से पास लेके गया कि पापा ये बिज़नेस शुरू करते हैं, हैं। तो उसने सोचा शायद मैंने इतना बढ़िया प्लान बनाया है, सब बनाया प्लान, ये है वो है, बैंक का लोन यहाँ करेंगे वो करेंगे, जगह लेंगे। लेकिन पापा ने कहा पहले अपनी बीए तो कर ले। तो क्या कहोगे, माई फादर थ्रू, इसमें आगे थ्रो भी लगा सकते हो ना, तो पास्ट टेंस तो थ्रो का थ्रू हो जाएगा। माई फादर थ्रू कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान टू सेट अप बिजनेस। सेट अप बिजनेस भी अपने आप में फ्रेजेस का होता है, बिजनेस शुरू करना। तो बिजनेस शुरू करने की जो प्लान था
उसमें पापा ने क्या कर दिया, ठंडा पानी डाल दिया। तो ठंडा पानी डालने से क्या हुआ, आपका जो जोश था वो ठंडा हो गया। पापा ने कहा पहले बीए कर ले अपना, ये बाद में बढ़ाना, चल भाग यहाँ से, मेरा टाइम मत खराब कर, ठीक है। आज मैंने कहा था आपको अपन तीसरी करेंगे, इसको मैं आपका रेड कर देता हूँ। बीच बीच में इसको मैंने अगर कोई रेड नहीं किया हो तो बता दो मेरे को, मेरे ख्याल में सब किए ना आपका, ओके। तो आप इसको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो बाद में। और ये तो बहुत कॉमन है, इन द पिंक ऑफ कंडीशन, ठीक है। इसका अर्थ होता है एट पीक फिटनेस। पीक फिटनेस समझते हो, एकदम तंदुरुस्त फिट बंदा है आपका, दैट्स राइट। इसके दादू साहब 80 साल के हैं, बट ही इज इन द पिंक ऑफ कंडीशन, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इन द पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ का तो पिंक शब्द पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। ही इज इन द पिंक ऑफ हिज हेल्थ, तो बहुत अच्छा हेल्थ में है, ठीक है ना। आपका इन द पिंक ऑफ कंडीशन में है, तो पीक फिटनेस, पीक का मतलब ऊंची फिटनेस है, बहुत अच्छे क्वालिटी की, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ है, एकदम स्वस्थ, हाँ टन है, ठीक है। तो ये कुछ फ्रेजेस था बच्चों। आजकल वीडियो 30 मिनट से ज़्यादा नहीं रख रहा हूँ, इसका बाकी का पोर्शन में फिर आपको अगले उसमें कर दूँ, हो सकता है अभी थोड़ी देर में फिर और उसको बना दूँ मैं, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और जो मेरे चैनल पे नए हैं, ठीक है, वो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।